नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस चैनल पर हम डेली मॉर्निंग में डिस्कस करते हैं डेली इकोनॉमी न्यूज के बारे में। तो दोस्तों, आज है डेट 21 जुलाई। आई होप आप सब दोस्तों ने अब तक न्यूज़पेपर पढ़ लिया होगा। तो दोस्तों, आज वैसे तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, केवल एक ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, लेकिन मैंने उसमें एक और ऐड किया है। एक तो मोटा मोटी न्यूज है कि जो भारत सरकार ने क्या किया है, राइस जो एक्सपोर्ट करता है ना इंडिया से, वो बैन कर दिया। तो थोड़ा सा चावल के बारे में जानेंगे कि इंडिया का चावल की क्या स्थिति है, कितना ये प्रोडक्शन करता है, कितना एक्सपोर्ट करता है। उसके बाद दोस्तों एक न्यूज़ थी जो बार बार में है ना, बेसिकली न्यूज़ के रूप में तो नहीं आता, अब न्यूज़ तो वो 2021 की थी, लेकिन आज के डेट में उसका ऐड आता है अमिताभ बच्चन जी का। एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्कीम है, रिटेल डायरेक्ट स्कीम। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका रोज डेली ऐड आता है, तो हमको इसको जानना चाहिए। साथ में कॉमन मैन भी इसको जानना चाहिए, क्योंकि निवेश में काम आ सकती है। मैं बताऊंगा कैसे काम आएगी। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारी फर्स्ट न्यूज। सबसे पहले आप न्यूज पढ़े आराम से। इंडिया बैन एक्सपोर्ट ऑफ नॉन बासमती व्हाइट राइस। भारत सरकार ने क्या किया कि जो इंडिया से है ना एक्सपोर्ट होता था, क्या राइस, कई सारे देशों को होता था, दुनिया को लगभग 100 से ज़्यादा कंट्री को इंडिया एक्सपोर्ट करता है राइस। सोचो राइस कितना प्रोडक्शन होता है। उसमें जो जो वाइट नॉन बासमती वाइट राइस है उस पर बैन कर दिया। अब ये एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा। तो गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों कदम उठाया, कुछ तो रीजन होगा इसके पीछे, तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप ये दूसरी न्यूज देख सकते हो, गवर्नमेंट बैन एक्सपोर्ट्स ऑफ नॉन बासमती राइस टू कीप डोमेस्टिक प्राइसेज इन चेक। तो इसका ऑब्जेक्टिव यहाँ पे देखो दिख सकता है, मैं इसको और आगे आपको बताऊंगा। तो देखो जो राइस है, राइस और व्हीट, चावल और गेहूं, दुनिया के दो सबसे बड़े स्टेबल फूड है जो आम जिंदगी में डेली के खाने में शामिल होता है। चाहे वो राइस हो चाहे व्हीट हो, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट कमोडिटी है, एग्रीकल्चर कमोडिटी। इसमें भी सबसे एक पूरी दुनिया में सर्वाधिक राइस का ही उपभोग किया जाता है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खाने वाला अगर कोई फूड है तो वो दोस्तों राइस बेस्ड है। इवन इंडिया में भी गेहूं से ज्यादा राइस खाते हैं, गेहूं से ज्यादा राइस खाते हैं। तो गेहूं राइस के उत्पादन में देखो दोस्तों, पूरी दुनिया में ना चाइना सबसे आगे है। चाइना क्या है, नंबर 1 है राइस के प्रोडक्शन में। जो राइस का प्रोडक्शन होता है ना, तो पूरी दुनिया में चाइना नंबर 1 है। उसके बाद इंडिया का नंबर आता है। तो हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं चावल के मामले में। चावल गेहूं इंडिया में खूब पैदा होता है। ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद में इंडिया में जो हमारे किसान है, पंजाब हरियाणा यूपी, सब किसान भाइयों ने बहुत ज्यादा चावल गेहूं को पैदा किया। आज की डेट में इंडिया में चावल गेहूं इतना हो गया कि वो है ना एफसीआई के गोदाम में सड़ते हैं। तो इसलिए इंडिया इसको एक्सपोर्ट भी करता है। तो सेकंड नंबर पर लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसिंग कंट्री है वो इंडिया है। पर आपको ये जान के बहुत खुशी होगी और होनी चाहिए कि जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ना दुनिया में, एक्सपोर्टर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन सा देश करता है राइस का, तो वो चाइना नहीं है, वो इंडिया है। तो इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। लगभग पूरी दुनिया में जितना एक्सपोर्ट होता है ना उसका 40% इंडिया करता है। सोचो पूरी दुनिया में जितना चावल का एक्सपोर्ट होता है उसका 40% इंडिया एक्सपोर्ट करता है, और इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। तो अगर ऐसा देश बैन लगाएगा तो पूरी दुनिया में हलचल मचेगी, नहीं मचेगी? मचेगी। इतना लगभग 100 से ज्यादा देशों को इंडिया क्या करता है, चावल एक्सपोर्ट करता है। अगर ये बैन कर देगा तो फिर उन देशों में तकलीफ आएगी, वो भी हम देखेंगे। साथ में अगर हम विद इन इंडिया देखें तो सबसे जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है, स्टेट वाइज देखेंगे सबसे ज्यादा चावल कहाँ पैदा होते हैं, तो दोस्तों ये सबसे ज्यादा चावल होता है वेस्ट बंगाल में। ये सिंपल न्यूज है, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। सेकंड नंबर पर होता है यूपी में। हालांकि ये तो बचपन से हम पढ़ते आएंगे कि भाई सबसे ज्यादा राइस कहाँ पैदा होता है, वेस्ट बंगाल में। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है इन तीनों बिंदु में वो है कि इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है चाइना का। दुनिया में लगभग 40% दुनिया का इंडिया एक्सपोर्ट करता है। इसको हम देख सकते हैं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जो है ना राइस एक्सपोर्टर है इंडिया, 40% ग्लोबल ट्रेड। इंडिया के अंदर देखो सबसे नंबर 1 पे वेस्ट बंगाल, फिर यूपी में। अब देखो राइस की कई कैटेगरी होती है दोस्तों। राइस की जो मोटा मोटी दो ही कैटेगरी होती है दुनिया में। एक वो होती है बासमती राइस, एक होती है नॉन बासमती राइस। आप लोगों ने बासमती चावल के बारे में सुना होगा, बाजार में देखा भी होगा बिकते हुआ। कॉस्टली होता है, कॉस्टली होता है बासमती चावल। लगभग 100 रुपये के जी, 80 रुपये के जी से इसकी स्टार्टिंग होती है। उसके बाद जो अच्छी ब्रांड होती है जैसे फॉर्चून वगैरह, वो तो लगभग 140, दावत 140, 140 रुपये पर किलो के जी तक भी इंडिया में बासमती राइस बेचते हैं। तो इंडिया का जो बासमती राइस है ना, पूरी दुनिया में उसकी इमेज बढ़िया है। पूरी दुनिया में उसकी इमेज है, रेपुटेशन है। सबसे बेस्ट क्वालिटी का ये जो राइस माना जाता है बासमती। इसमें एक अलग से खुशबू होती है, एरोमेटिक होती है। और जितने भी ये नॉर्थ इंडियन जो बेल्ट है हिमालय के पास जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, हिमाचल प्रदेश, इनमें इनका प्रोडक्शन होता है बासमती राइस का।
दूसरा नॉन बासमती राइस, जो सिंपल राइस हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं, वो सिंपल राइस की बात है ये। एक और राइस होता है ब्रोकन, आपने देखा होगा ना, जब हम दुकान पर जाते हैं तो राइस कैसे रखे रहते हैं, उनमें कुछ टुकड़े रहते हैं टूटे हुए, तो ये टुकड़ी कहते हैं इसको, टुकड़ी। ये टुकड़ी बहुत सस्ती बिकती है, बहुत सस्ती बिकती है। जो कॉमन मैन है, बहुत गरीब आदमी है बेचारा, वो जनरली ये ब्रोकन राइस को खरीदना पसंद करता है क्योंकि सस्ता होता है। तो बासमती राइस पर तो दोस्तों कोई बैन नहीं, क्योंकि लग्जरी आइटम है दोस्तों। इंडिया में बहुत कम लोग बासमती राइस को अफोर्ड कर सकते हैं, इतना कॉस्टली होता है। 100-125 रुपये पर केजी का राइस खाना यहाँ इंडियन के लिए पॉसिबल नहीं है, अपर क्लास जरूर खा सकते हैं। तो इसके एक्सपोर्ट पर कोई बैन नहीं है। तो जो लेटेस्ट में न्यूज आई है ना, वो ये है कि जो भारत ने ये राइस है ना, नॉन बासमती वाला, ये नॉन बासमती वाले राइस पर एक्सपोर्ट पर बैन कर दिया। अब जो एक्सपोर्टर हैं वो इस चावल को पूरी दुनिया में नहीं बेच पाएंगे, इसका ये सिंपल सा मतलब है। तो गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया होगा? एक ये ब्रोकन राइस है, देखो ब्रोकन राइस पे तो है ना, इंडिया ने 2022 में ही बैन लगा दिया था, सितंबर 2022 की बात थी, तभी इसको बैन कर दिया था। तो ऐसा गवर्नमेंट बैन क्यों लगाती है, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे। राइस की आप क्वालिटी देख सकते हैं, बासमती, नॉन बासमती और ब्रोकन राइस जो टुकड़ी होती है, टुकड़ी पे तो 2022 से बैन है, सितंबर 2022 से बैन है। अब लेटेस्ट में जुलाई 2023 में इस नॉन बासमती व्हाइट राइस पे बैन लगाया गया है। अब ऐसा क्यों करता है? ऐसा इसका रीजन करता है, देखो दोस्तों, पिछले लगभग है ना, इस बार आपने अगर मानसून का पैटर्न देखा हो ना, तो मानसून का पैटर्न ठीक नहीं है। जो मानसून में रेन हो रही है ना, वो अनइवन हो रही है, अनइवन हो रही है। कहीं तो बाढ़ आ रही है, हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आ रही है, उत्तराखंड में बाढ़ आ रही है, कल महाराष्ट्र की न्यूज थी वहां बाढ़ आ रही है, गुजरात के कुछ एरिया में बाढ़ आ रही है। लेकिन जहां पर जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है ना राइस के, वहां पर दोस्तों क्या, जो रेन है वो पर्याप्त नहीं है। तो ऐसा अभी से अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार देश में क्या होगा, जो राइस प्रोडक्शन है वो कम होगा, राइस प्रोडक्शन कम होगा, अभी से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये अनुमान की वजह से इसकी प्राइसेस बढ़ रही है। प्राइसेस क्या हो रही, बढ़ रही है, चावल के दाम महंगे हो रहे हैं। लगभग पिछले 15-20 दिन में 10% के आसपास चावलों के दाम बढ़ गया। अगर चावल के दाम बढ़ जाएगा तो क्या आम आदमी इसको अफोर्ड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब देश में कोई चीज की, वस्तु की दाम बढ़ जाती है, तो सबसे पहला कदम होता है एक्सपोर्ट बैन लगा देते हैं। भाई चीज महंगी हो रही है, इसका मतलब शॉर्टेज है, हमारे पास पहले चावल की शॉर्टेज है और आप दुनिया के दूसरे देशों में बेच रहे हो। तो एक्सपोर्ट बैन लगाते क्या होगा बताओ? एक्सपोर्ट बैन लगाते हैं, देश के अंदर सप्लाई बढ़ जाएगी। जो चावल फॉरेन में बिक रहा था वो नहीं बिकेगा, वो अब इंडिया में बिकेगा, तो सप्लाई बढ़ जाएगी। अब आप जानते हो सप्लाई बढ़ जाती है कोई चीज की, तो प्राइस तो अपना डाउन हो जाएगा। तो गवर्नमेंट चाहती है कि चावलों के दाम कम हो, इसलिए गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट को बैन कर दिया। अब जो चावल, जो राइस फॉरेन में एक्सपोर्ट होता था, वो डोमेस्टिकली इंडिया में ही बिकेगा। इससे क्या होगा, राइस की सप्लाई बढ़ जाएगी, जिससे प्राइसेस डाउन होगी। गवर्नमेंट का ये इंटेंशन है कुल मिला के। ये देख सकते हैं आप, लगभग है ना 10 से 20% तक है ना चावलों के दाम बढ़ गए। तो गवर्नमेंट क्या चाहेगी, इसको कंट्रोल करना। भाई गवर्नमेंट को चुनाव लड़ना है ना, इलेक्शन लड़ना है, अभी नजदीक आ रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, सबसे पहले इसका एक्सपोर्ट बैन कर देगी। और ये एक्सपोर्ट बैन का काम करता है दोस्तों, एक संस्था है, मैंने पहले भी बताया था आपको, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, डीजीएफटी करके एक संस्था है भारत में, डीजीएफटी। ये बेसिकली जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है ना, भारत सरकार का उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, जिसके मंत्री कौन है, पीयूष गोयल जी हैं। तो ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंडर में एक ऑफिस है, इसके अंडर में आता है ये डीजीएफटी, जिसका मेन काम होता है दोस्तों फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाना। जब हम पढ़ेंगे आगे तब हम बताएंगे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, कैसे लाया जाता है। लेकिन मोटा मोटी अभी के लिए समझ लो कि भारत देश में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कौन बनाता है, तो डीजीएफटी बनाता है। इसी का काम होता है दोस्तों, ये गुड्स का एक्सपोर्ट वगैरह पर बैन लगाने के लिए, एक्सपोर्ट पर बैन लगाने की इसके पास पावर होती है। तो ये है ना, अपना बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करता है कि भाई आज से ये वस्तुओं की एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकेगा। तो आप डीजीएफटी के बारे में भी ध्यान रखें, इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, या बैन लगाने का ऑर्डर कौन जारी करता है। ठीक है बात। अब आप लोगों को ये जान के खुशी हुई होगी, आप लोगों को मुझे बताओ कि ये जो राइस बैन किया अच्छा है बुरा है? तो राइस बैन किया तो आप में से अधिकांश लोग कहेंगे कि सर अच्छा किया, क्यों, इससे जो चावल महंगे हो रहे हैं ना, वो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। लेकिन दोस्तों इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट होता है। नेगेटिव इंपैक्ट होगा कि जो चावलों के दाम बढ़ रहे थे, तो उसका मजा, फायदा, बेनिफिट किसको मिल रहा था, फार्मर को भी मिल रहा था। भाई अगर महंगे चावल बिकेंगे, फॉरेन में एक्सपोर्ट कर रहे थे किसानों का राइस फॉरेन में एक्सपोर्ट कर रहा था, उनको बड़े पैसे मिल रहे थे। लेकिन अब वो बैन हो जाएगा तो सस्ता हो जाएगा, तो फार्मर को यहाँ पर लॉस होगा। और आपको मैं बता दूं, इंडिया में जितनी भी पॉलिसी बनती है ना, वो मिडिल क्लास को देख के बनती है। मिडिल क्लास क्या, सोशल मीडिया पर सब जगह एक्टिव होता है, तो इसलिए है ना, जितनी भी पॉलिसी बनती है ना, वो मिडिल क्लास को लेकर बनती है। मिडिल क्लास को थोड़ा सा महंगाई होता ही वो चिल्लाने लग जाता है। लेकिन फिर गरीब किसान का क्या सोचो, ये इसका बेचारे के राइस प्रोडक्शन में कॉस्ट बढ़ रही है डे बाय डे, फर्टिलाइजर की कॉस्ट बढ़ रही है, तो इसको तो फिर इनकम मारी जाएगी ना। तो इससे कहने के दोस्तों, फार्मर का जो इनकम है उसको लॉस होगा।
इसके बारे में भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए। पर इससे ज़्यादा अभी पूरी दुनिया में इसको लेकर धूम मची हुई है। जो भारत गवर्नमेंट ने ना, गवर्नमेंट इंडिया ने जो बैन का स्टेप लिया ना दोस्तों, उससे पूरी दुनिया में हलचल पैदा हो रही है। वर्ल्ड में पूरी दुनिया इसकी आलोचना कर रही है। क्यों? क्योंकि इंडियन जो राइस है दोस्तों, वो इतने देशों में, लगभग 100 से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट हो रहा है। अब आप अचानक से सडनली आपने बैन कर दिया, सडनली आपने क्या किया, बैन कर दिया। तो अब जो जिन देशों में गेहूं की या चावल नहीं है, वो देश कहां से अरेंजमेंट करेंगे? और दोस्तों कोई भी जो दूसरे देश से एक्सपोर्ट होता है ना, अचानक से नहीं होता, पहले से अरेंजमेंट करना पड़ता है। अब आप कहोगे भाई इंडिया को छोड़ के और देश से मंगा लो, तो अचानक से थोड़ी मंगा पाते हैं। सडनली आप कोई देश से इंपोर्ट करना बहुत मुश्किल होता है, पहले से उसकी प्रोसेस होती है, पहले से बातचीत होती है, डील होती है, तब जाके वो वहां से इंपोर्ट होता है। तो जो दुनिया के देश है ना, ये इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आपने ये गलत काम किया है एकदम से अचानक। कम से कम पहले बताते, 2 महीने 3 महीने पहले इन्फॉर्म तो करना चाहिए था कि भाई हम ऐसा कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इंडिया की इमेज वर्ल्ड लेवल पर खराब होती है ऐसा बार बार में स्टैंड बदलने से। कभी एक्सपोर्ट बैन कर दिया, कभी एक्सपोर्ट शुरू कर दिया, तो इससे क्या होता है, ये पॉलिसी अनसर्टेनिटी है, पॉलिसी में क्या कंटिन्यूटी नहीं है, जबकि पॉलिसी कंटिन्यूस होनी चाहिए दोस्तों। तो ठीक है, बात है गवर्नमेंट का क्या सोच हो तो वही जाना, लेकिन मैंने बता दिया आपको उसको तीनों पॉइंट। एक्सपोर्ट बैन से प्राइस कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन किसानों को लॉस होगा, साथ में दुनिया की जो अदर कंट्री है उनमें इंडिया की कहीं ना कहीं जो इमेज है उसको धक्का लगेगा। तो अब इसके बाद क्या होंगे, वो इंडिया पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तो अगले साल अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमको दिक्कत आएगी। वो क्या करेंगे, नया वो क्या करेंगे, नई सप्लाई ढूंढ लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये न्यूज़ यहाँ पर समाप्त होती है। अब हम अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। एक स्कीम है, देखो ये अमिताभ बच्चन जी बार बार आगे चिल्लाते हैं। अमिताभ जी क्या करते हैं, बार बार आगे चिल्लाते हैं कि आरबीआई की एक रिटेल डायरेक्ट स्कीम है। क्या है, रिटेल डायरेक्ट स्कीम है, तो इसमें आप खाता खोलो और पैसा निवेश करो। पढ़ सकते हैं। अब आप जोखिम रहित गवर्नमेंट सिक्योरिटी में सीधे निवेश करें, तो सीधे करें तो पहले नहीं कर सकते थे क्या? तो पूरी बात जानेंगे हम दोस्तों, 1 मिनट के लिए आप बने रहिए। गवर्नमेंट है भारत सरकार, मोटा मोटी भारत सरकार हर साल बजट आता है। बजट में क्या होता है, एक तो एक्सपेंडिचर होता है, कितना साल भर में एक्सपेंडिचर होगा, साल भर में कितनी इनकम होगी, और हमेशा क्या होता है, आमदनी अठनी खर्चा रुपया। तो भारत सरकार का एक्सपेंडिचर हमेशा ज्यादा होता है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो कोई भी गवर्नमेंट हो। वो क्या करते हैं, डेफिसिट में रहती है, डेफिसिट में रहते हैं, जिसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। हर साल गवर्नमेंट का जो खर्चा ज्यादा होता है इनकम से, उसके डिफरेंस को कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। अब आपकी इनकम तो कितनी है, 100 रुपए, और खर्चा 20 रुपए कर रहे हो, तो 20 रुपए क्या हो गया, फिस्कल डेफिसिट हो गया। लेकिन ये कहां से आएगा भाई? ठीक है, खर्चा तो ज्यादा कर रहे हो, तो फिर एक ही तरीके से आता है, कहां से आता है, बोरोइंग से आता है, उधार लेना पड़ेगा। तो ठीक है, गवर्नमेंट बोरो करना चाहती है, गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, बोरो करना चाहती है। तो ऐसे बोरो नहीं होता कैदी जबानी जमा खर्च से। तो पहली बात तो गवर्नमेंट का बोरो करने का काम आरबीआई करता है। क्यों करता है? जब हमने आरबीआई के काम पढ़ाए थे तो उसमें बताया था कि क्या गवर्नमेंट का बैंकर है, गवर्नमेंट का क्या है, बैंक है। गवर्नमेंट के लिए सारी बैंकिंग का काम कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है दोस्तों। तो इसलिए उधारी का काम भी कौन कर देगा, आरबीआई देखेगा। अब इसके लिए ऐसे हवा में पैसे उधार नहीं ले जाते, उसके लिए कुछ ना कुछ सिक्योरिटी जारी करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ कागज का टुकड़ा। से ये कागज का टुकड़ा है, 20 रुपए इसको उधार चाहिए, तो इस पर लिख के देना पड़ेगा कि मैं हूँ गवर्नमेंट का सील ठप्पा, ये 10 रुपए का 20 रुपए का कागज का टुकड़ा है, इस पर मैं क्या करूंगा, 8% इंटरेस्ट दूंगा, और ये 7 साल के लिए जारी कर रहा हूं मैं। ऐसा लिख के देना पड़ेगा। अब जिसको चाहिए खरीद लो, उसको 8% हर साल ब्याज मिलेगा, 7 साल बाद प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगी। तो जो ये कागज का टुकड़ा ऐसे जारी करते हैं उसको कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहते हैं इसको दोस्तों। अरे सब जैसे हम एफडी करते हैं तो बैंक हमको एफडी का कागज का टुकड़ा नहीं देता क्या, जिसमें लिखा होता है इतने साल के लिए इतने परसेंट पे एफडी कर रहा है, वो भी क्या है, वो सिक्योरिटी है। तो सिक्योरिटी का सिंपल मतलब होता है कि कागज का एक पीस जिस पर कोई आदमी कभी पैसा देगा भविष्य में, कुल मिला के ये बात होती है। तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अब गवर्नमेंट जारी करके तो उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहेंगे। गवर्नमेंट सिक्योरिटी 2 प्रकार की होती है दोस्तों। क्या होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी 2 प्रकार की होती है। एक तो होता है ट्रेजरी बिल, आपने इसका नाम सुना होगा, थोड़ा नाम इसका रोमांटिक लगता है, पर ट्रेजरी बिल कहते हैं, टी बिल। ये टी बिल दोस्तों शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए। अगर गवर्नमेंट को लेस देन 1 ईयर के लिए पैसा चाहिए तो वो ट्रेजरी बिल जारी करती है। और कहां जारी करेगी, रोज पढ़ा रहा हूं यार, मनी मार्केट में जारी करेगी। कल मैंने पढ़ाया था ना मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, तो मनी मार्केट का ये टूल हो गया, कौन सा, ट्रेजरी बिल। तो अगर 1 साल से कम के लिए गवर्नमेंट को चाहिए तो उसको क्या कहेंगे, ट्रेजरी बिल कहेंगे। अगर मोर देन 1 ईयर चाहिए, 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल के लिए चाहिए, तो उसको कहते हैं डेटेड सिक्योरिटी। क्या कहते हैं, डेटेड सिक्योरिटी। ये सब गवर्नमेंट सिक्योरिटी का ही पार्ट है, डेटेड सिक्योरिटी। तो ये ऐसा प्रिंट करके दे देती है। गवर्नमेंट को कैसा उधारी चाहिए वो गवर्नमेंट के विवेक पर डिपेंड करेगा, उसकी क्या नीड है उसके आधार पर डिपेंड करेगा। तो ऐसे कोई भी वो एक क्या करेगा, सिक्योरिटी छाप देगा।
अब इसको बेचेगा कैसे? प्रिंट, गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी तो जारी कर दी, तो गवर्नमेंट क्या करता है दोस्तों, ये सिक्योरिटी देगा आरबीआई को, ठीक है, ये जीसेक दे दी। अब जीसेक, आरबीआई का काम है इसको सेल करके पैसा गवर्नमेंट को दे, तो आरबीआई इसको सेल करेगा। तो जो अब तक रूल था ना दोस्तों, अब तक 2021 के पहले तक, तो ये जो सेल करता था ना, ये किसको करता था? ये केवल बैंक या इंश्योरेंस कंपनी या म्यूचुअल फंड, ऐसे लोग क्या करते थे, ऐसे जो ये इंस्टीट्यूशन है ना, इनको ही ये सेल किया करता था। बैंकों को तो आपको पता है एसएलआर के रूप में कोटा में काम आएगी। इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी के पास पैसा तो क्या करेगा, तो वो निवेश तो करता है। और सबसे सिक्योर क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी है भाई। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि सिक्योरिटी होती है। भारत सरकार उधार ले रही है आपसे, डूबेगा नहीं पैसा, डूबेगा नहीं पैसा। पैसा क्या होगा, कभी भी नहीं डूबेगा। प्राइवेट कंपनी ने उधार लिया, दिवालिया हो गया, तो क्या करेंगे? लेकिन गवर्नमेंट तो कभी दिवालिया नहीं होगी, गवर्नमेंट के पास पैसा ही पैसा है, हमेशा चुकाती है। तो भारत सरकार को पैसा देना सबसे सेफ होता है, इंडिया में सबसे सेफ कोई इंस्ट्रूमेंट है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। इसलिए इंश्योरेंस कंपनियां इसमें पैसा लगाती थी। कई म्यूचुअल फंड होते हैं जो वो भी इसमें पैसा लगा दिया करते थे, लेकिन इंडिविजुअल आदमी इसमें पैसा नहीं लगा सकता था। अगर मैं चाहूं, मैं दीपक नागर चाहूं कि मैं ना गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदूं, तो मैं नहीं खरीद सकता था, ये इनको बेचता था। अब मुझे खरीदनी हो, फिर भी कहने का मुझे सिक्योरिटी में निवेश करना, तो मैं क्या करूंगा, पहले ई म्यूचुअल फंड में निवेश करूंगा। ये दीपक है। अगर मेरी इच्छा है कि मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी में निवेश करूं, तो मैं म्यूचुअल फंड में निवेश करूंगा, म्यूचुअल फंड वाले को पैसा दूंगा, फिर वो म्यूचुअल फंड वाला क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाई करेगा। ठीक है बात। म्यूचुअल फंड कई प्रकार के होते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जो जीसेक में निवेश करते हैं, तो मैं ऐसा प्रोडक्ट ढूंढूंगा म्यूचुअल फंड का जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करता हो। तो ये इनडायरेक्ट सिस्टम था। तो इससे क्या होता है दोस्तों, लिमिट होती थी। आम आदमी जब खरीद नहीं पा रहा, तो गवर्नमेंट के पास भी क्या कम ऑप्शन है खरीदने वालों की, कुछ गिने चुने लोग हैं, तो गवर्नमेंट ने देखा कि ऐसा क्यों ना सीधा आम जनता को बेचो, इनको भी बेचो। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या करो, ये बैंक इनको भी बेचो, लेकिन साथ में आम जनता को बेचो, जैसे क्या वो डिमांड ज्यादा होगी तो और कम दाम पे हो सकता है हमको पैसा मिल जाए। तो इसी के लिए दोस्तों 2021 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक स्कीम चलाई, रिटेल डायरेक्ट स्कीम। इसके नाम से स्पष्ट है, डायरेक्ट कौन, रिटेल, जो आप उनमें खरीदते हो वो उसको कहते हैं रिटेल। जो ये बड़े लेवल पे बैंक वगैरह खरीदते हो उसको कहते हैं होलसेल पे, थोक में खरीदते हो। तो ये रिटेल डायरेक्ट स्कीम चलाई, ठीक है। इसमें क्या क्या दोस्तों, ये बेसिकली नवंबर 2021 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको लॉन्च की थी। अब इसमें क्या सिस्टम किया, इसमें सिस्टम ये किया कि ये बैंक, ये गवर्नमेंट, इसको चाहिए पैसा, इसको चाहिए पैसा, इसने क्या किया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी करी, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, डायरेक्ट दीपक को भेज देगा। ये दीपक क्या करेगा, इसमें जाके मैं क्या करूंगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास अकाउंट खुला लूंगा, और उस अकाउंट के माध्यम से मैं सीधा आरबीआई से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लूंगा। पैसा आएगा, फंड आएगा, ये फंड कहां चल जाएगा, भारत सरकार के पास पैसा चल जाएगा। तो आप समझ रहे हो अब क्या कर रहा है गवर्नमेंट। अब आम आदमी भी क्या कर सकता है, सीधा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास एक अकाउंट खुलाएगा, जिसको गिल्ट अकाउंट कहते हैं। ये गिल्ट अकाउंट आप, आरबीआई ने एक साइट बना दी, पोर्टल बना दिया, उस पोर्टल पर जाओ, अपना अकाउंट बनाओ, वहां से आप सीधा क्या करो, आरबीआई के पास, आरबीआई से सीधा परचेज कर सकते हो, वो आपके अकाउंट में जमा हो जाएगी, टाइम टू टाइम इंटरेस्ट मिलेगा, जब चाहो उसको बेच सकते हो। तो दोस्तों अगर आप में से कोई इंडिविजुअल पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उसके पास पैसा है और वो बिल्कुल सेफ में करना चाहता है, बिल्कुल सेफ, भाई मेरे को क्या, वो रिस्क नहीं चाहिए भाई, रिस्क 0% होना चाहिए। तो दुनिया में, भारत में एक ही ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें 0% रिस्क है, वो है जीसेक, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो आप आराम से ये आरबीआई के रिटेल डायरेक्ट पोर्टल पर जाओ, क्या करो, रिटेल डायरेक्ट पोर्टल पर जाओ और यहां से परचेज कर लो। 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, जैसे आपकी सुविधा हो, उसमें सब तरह के विकल्प होते हैं, वो आप परचेज कर सकते हो, आपके अकाउंट में जमा हो जाएगी, इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा। ठीक है बात यहाँ तक। तो इसलिए मैंने बताया था कि आपको क्या हो, इन्वेस्टर इसको क्या अवेयर हो जाए, अगर किसी को जरूरत है, कोई करना चाहता है निवेश, तो कर सकता है, वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा, सब कुछ डिटेल में आपको डिटेल मिल जाएगी। तो दोस्तों आज की जो न्यूज़ थी वो यहीं समाप्त होती है, कल मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।